नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करेंगे असमानता की। हम भारतीय स्तर पर हमेशा असमानता की बात करते हैं और असमानता देखते हैं भारत देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच। लेकिन आज हम जिस असमानता की बात करने जा रहे हैं और जिस समानता के लिए भारतीय संघर्ष कर रहे हैं वो है विदेशों में होने वाली असमानता, जो कि भारतीयों के साथ होती है। तो संयुक्त राष्ट्र के एक शीघ्र अधिकारी ने कहा है कि वंचित और पिछड़े वर्ग को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में भीमराव अंबेडकर की तरफ से किए गए अथक प्रयासों में दुनिया में उन्हें एक महान प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के 2030 विकास एजेंडे में समानता और सामाजिक न्याय की उनकी दृष्टि की छाप झलकती है और समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की व्यापक भागीदारी की बात तो बहुत की जाती है, पर इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं, तभी जमीनी स्तर पर बदलाव नजर आएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भारतीयों के साथ हो रही विदेश में असमानता की। हमारे पास ऐसी खबर आती रहती है जिसमें ये साफ दिखता है कि जो भारतीय भारत के बाहर जाकर रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और उनके साथ असमानता या हम कहें कि उनके साथ दुर्व्यवहार दिखाया जाता है और दुर्व्यवहार के कारण उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम उस असमानता की बात कर रहे हैं कि लाखों रुपए लगाकर जिस हिसाब से भारतीय अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं या बाहर नौकरी के लिए बच्चे जाते हैं, भारत के बाहर जाते हैं, उसके बाद उनके साथ जो तकलीफ होती है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। हम उसकी भी चर्चा करेंगे जो बाहर अरब देश में रह रहे लोगों की के साथ जो असमानता का व्यवहार होता है, यानी कि अगर वहाँ के लोगों को पता चला कि ये व्यक्ति भारत का है तो उसके साथ निश्चित तौर पर असमानता का या फिर मैं कह सकती हूँ कि दुर्व्यवहार जैसी चीज़ें होती दिखती हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ आदित्य नारायण उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। आदित्य नारायण उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। आदित्य नारायण जी, जैसा कि मैं आज बात कर रही हूँ असमानता की, वो असमानता जो हम भारत देश में अक्सर महिलाओं पुरुषों के बीच देखते आए हैं, लेकिन वो उस असमानता को छोड़कर आज मैं भारतीयों के साथ होने वाली असमानता की बात कर रही हूँ जो विदेशों में होती है। आपको क्या लगता है जो भारतीयों के साथ असमानता या फिर कह सकते हैं दुर्व्यवहार जो हो रहा है, उसकी मुख्य वजह क्या हो सकती हैं? देखिए, ये असमानता के ऊपर भारतीयों का संघर्ष बहुत पुराना है जी। और बहुत पहले जो है, सबसे पहले बहुत पुरानी घटना है। महात्मा गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वहां पर गोरे लोगों के द्वारा, उसके लिए उन्हें संघर्ष का बिगुल छेड़ दिया और उनके संघर्ष का प्रतीक बन गया भारत देश का स्वतंत्रता आंदोलन। और उन जो अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार था, उसका एक शुभ परिणाम ये निकला कि भारत के अंदर गांधी जी ने आकर के स्वतंत्रता का बिगुल फूका और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन कहने की बात यह है कि आज तो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री स्वयं ब्रिटेन में है, जो भारतीय मूल के हैं। तो स्थिति यह है कि भारत और भारतीयों की बढ़ती पद प्रतिष्ठा और प्रभाव की वजह से थोड़ा एक स्वाभाविक बात है मनुष्य में पाई जाती है ईर्ष्या की। उस ईर्ष्या की वजह से भी भारतीयों के प्रति कुछ लोगों में आक्रोश विदेशियों में बढ़ता है। उसकी वजह एक ये भी है कि उनके संसाधन का उपयोग करते हुए हम उनके देश में जाकर के बेशक अपनी मेहनत से हम पैसा भी कमाते हैं, प्रतिष्ठा भी कमाते हैं और इससे वो थोड़ा सा वैमनस्य कभी कभी पैदा होता है। लेकिन इसके मूल में ये है कि हमको भारतीयता की मूल पहचान ही इसकी हमारी सौजन्यता है। हम हमेशा हमारे सद्व्यवहार से पहचान बनाते हैं हर जगह और इसको जारी रखना बहुत जरूरी है। हमारी जो मूल पहचान है इसको हम बनाए रखें, जिससे लोगों कि हमारे प्रति जो है प्रेम बरकरार रहे। देखिए, एक कंपनी में भी यदि कोई काम करते हैं तो वर्कर कह सकता है कि मैं
मालिक को आदर क्यों दूं, वो तो मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेहनत के साथ में सद्व्यवहार, हम उनके संसाधनों का और उनकी व्यवस्था का उपयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये एक सहज सी बात है कि हमको कृतज्ञता का भाव भी साथ में रखना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान भी साथ में रखना चाहिए। जब स्वाभिमान पर चोट होती है तो संघर्ष जो है पैदा होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ पड़ोसी देशों के देश इस तरीके के हैं जिनके लोग जो है, जो स्वाभाविक रूप से कुछ झगड़ालू किस्म के या अलग तरीके का व्यवहार रखने वाले हैं। हमारी शक्ल चूंकि पड़ोसी देशों के लोगों से मिलती है, उस कारण भी हमारे स्टूडेंट्स और हमारे देश के मूल नागरिक जो वहां विदेशों में रह रहे हैं, कभी कभी पहचान समानता की होने की वजह से भी दुर्व्यवहार का शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण से दुर्व्यवहार होता है। तो इसके लिए बिल्कुल शुरू से गांधी जी के समय से ही संघर्ष चलता आ रहा है और हमको संघर्ष करना चाहिए, हमारी बात उठाना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश की जो साख विदेशों में बढ़ती चली जा रही है, उसके कारण निश्चित तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में और विभिन्न मंचों पर हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे तो इस दुर्व्यवहार से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ पर मजबूती पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आदित्य नारायण जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, बहुत सी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो भारतीय हैं उनके साथ अलग तरीके का संघर्ष जो विदेशी देश हैं उनमें देखने को मिलता है। अब जो बाहर के लोग भारत में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार होता दिख रहा है अभी भी, बल्कि जो बाहर देशों से भारत देश में आते हैं उनको स्पेशल रिकॉग्निशन दिया जाता है, यानी कि उनको एक तरीके से अलग मेहमान की तरह माना जाता है। क्या वजह हो सकती है? क्या भारत की स्थिति या इकोनॉमिक स्थिति को देखते हुए क्या विदेश में भारत की छवि उस तरीके की बनी हुई है कि भारत में गरीब लोग हैं, इस वजह से इनके साथ ऐसा व्यवहार करना है? बिल्कुल, एक समय था जब भारत की छवि एक गरीब देशों में मानी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जो हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो जिस तरह से अपना प्रभाव जमाया, धीरे धीरे वो छवि टूटती चली जा रही है। लेकिन फिर भी संस्कारों में यदि किसी के अंदर नफरत है तो वो नफरत जो है वो धीरे धीरे खत्म होने में समय लगता है और इसको हम अपने सद्व्यवहार से ही बदल सकते हैं। एक ही तरीका है कि हम अपना सद्व्यवहार बनाए रखें और ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि हम विदेशियों का स्वागत भी करते हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बातें लोगों तक संदेश धीरे धीरे पहुंचता, जैसे जैसे पहुंचता रहा है और जैसे जैसे पहुंचता रहेगा, हमारे प्रति लोगों की जो नजरिया है वो निश्चित तौर पर चेंज होगा। यही उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे नजरिया बदलेगा। आदित्य नारायण जी, एक और सवाल इसमें उठ रहा है कि जैसे कि हम बात करते हैं भारत में भारत से बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, और बाहर पढ़ने जाने की वजह ये हो जाती है कि भारत की पढ़ाई उस लेवल की नहीं है और जैसे बाहर के देशों की पढ़ाई है। तो क्या ये सारी चीज़ें भी बाहर के देशों के लोगों के दिमाग में आती है? वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन हैं या जो स्कूल्स हैं उनके दिमाग में है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है इसलिए यहाँ पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी है और इस मजबूरी का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। देखिए, ये तो वास्तविकता है कि हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड और पढ़ाई का जो तरीका है उस तरीके में कुछ ना कुछ सुधार की आवश्यकता है और हमसे बेहतर प्लेटफॉर्म वहां पे मिलता है एजुकेशन का, इसलिए ही तो हमारे बच्चे वहां जाते हैं। बिल्कुल। तो बात यह है कि वहां जाकर के लेकिन बच्चे सिर्फ एक ही उद्देश्य रखे कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन कैंपस से बाहर निकल के यदि वो उस देश के वातावरण में वहां की स्वाभाविकता में खलल डालने की कोशिश करेंगे, यदि कोई भी करता है किसी जगह की स्वाभाविकता में खलल डालता है तो निश्चित तौर पर तनाव का वातावरण बनने की संभावना रहती है। तो मेरा सुझाव बच्चों से यही होगा कि वहां जाकर के अपना मूलभूत उद्देश्य जिसके कारण वो वहां गए हैं उसे ना भूलें।
और यदि उसे नहीं भूलेंगे तो निश्चित तौर पर उनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर जो ठान के गए हैं, जिस वजह से वहां पर गए हैं, अगर उसको नहीं भूलेंगे तो परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। एक और सवाल आदित्य नारायण जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चों को बाहर भेजने की, कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें, भारत की शिक्षा व्यवस्था, भारत का जो पहले जो पढ़ाई हुआ करती थी, गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, वो लेवल आज के लेवल से बिल्कुल गिरा हुआ दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर ना टीचर, जब हम टीचर्स की बात कर रहे हैं या प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं, ना वो सीरियस नज़र आ रहे हैं और ना ही बच्चे इसमें सीरियस नज़र आ रहे हैं पढ़ाई के मामले में देखें। और कहीं ना कहीं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई हमेशा से दिखती नज़र आ रही है। अब यहाँ पर बात आ रही है जब पढ़ाई की और बच्चों को बाहर भेजने की, तो एक और चीज़ यहाँ पर सामने आती है आदित्य नारायण जी, जैसा कि बच्चों को बाहर भेजा जाता है और फिर वहाँ से वहाँ पर उनको वो पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर कुछ बच्चे होते हैं वो वापस भारत आने की सोचते हैं और वापस भारत आके यहीं पर अपनी नौकरी चाकरी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको मजबूरन वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन भारत से मजबूरन उनको बाहर ज़्यादा पैसा देने की लालच से उनको बुलाया जाता है बाहर के देशों में, और वहाँ पर ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उस देश के लिए वैध नहीं है, यानी कि लीगल नहीं है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। जैसे आपने शुरुआत में कहा कि गुरुकुल परंपरा हमारे यहाँ की गौरवशाली रही है और जिसके कारण जो है हमारे देश का विदेशों तक नाम था और एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ही बेहतर था। लेकिन लंबे समय तक जो गुलामी हमने झेली है, उस गुलामी की वजह से जो लोग आए, जिस तरीके के लोगों ने हमारे देश को गुलाम बनाए रखा, उन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता को लादने के लिए और हमारी संस्कृति सभ्यता और शिक्षा को जो है किसी तरीके से हमसे दूर करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे गुरुकुलों को खत्म कर दिया। और इसी वजह से आज गुरुकुल अपनी पहचान खो चुके हैं। तो स्थिति यह है कि आज ये वास्तविकता है कि हमारे पास में बेहतर जो है सिस्टम एजुकेशन का नहीं है और इसमें बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक बात है विदेश में नौकरी करने वालों की शर्तों पर के वो किसी और काम के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, लेकिन वहां जाकर के कुछ और काम कराया जाता है। तो इसके लिए मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो एजेंसी रिक्रूटमेंट करती हैं और उसको भारत सरकार ने भी मान्यता दी है हमारे यहाँ। तो या हमारे देश की एजेंसियों या विदेश की एजेंसियों जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनके द्वारा विधिवत कॉन्ट्रैक्ट और उसकी शर्तें पढ़ने के बाद बिल्कुल और उसको लीगली जो है अपने एडवोकेट को दिखाने के बाद ही किसी को भी विदेश में नौकरी करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। नहीं तो निश्चित तौर पर परेशानी पैदा होगी और ज्यादातर ये जो परेशानियां पैदा होती है ये इसीलिए होती है कि हम उनके कॉन्ट्रैक्ट को विधिवत तौर पर समझ नहीं पाते और केवल पैसे के लालच में आकर के हम बाहर चले जाते हैं, वहां जाके संघर्ष करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा आदित्य नारायण जी, जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ असमानता की, क्या ऐसे कदम हो सकते हैं जो भारत देश में अगर अपनाए जाएं उससे भारतीय बच्चे बाहर जाना कम करें और भारत में ही रह के अच्छी शिक्षा और अच्छी जीवन शैली, अच्छी लाइफस्टाइल अपनी गुजार सके? देखिए, इसके मूल में तो सीधी ये बात है कि चूंकि टेक्नोलॉजी और साइंस में विदेशों में तरक्की हुई है, वहां पर ऐसे संसाधन वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराए गए हैं कि उनने वहां पर प्रयोग किए। खुद हमारे देश के ही बहुत सारे मूल निवासी हैं जो विदेश में जाकर के वैज्ञानिक प्रगति में उन देशों का नाम रहा हमारे लोगों की भूमिका की वजह से। तो हमारे संसाधन वैसे विकसित करना पड़ेंगे कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक और तकनीक की विशेषज्ञ जो है नए नए प्रयोग करें और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्वतः सुधरे। तो अब इसके लिए जो है हमारी बेसिक सोच और सरकार की नीतियों में
कोई अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक वो नहीं हो जाता ये स्थिति बनी रहेगी और इस स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीका यही है कि हमारे यहाँ जो है नए अन्वेषण जो होते हैं उनको सरकार का आश्रय मिले और उनको संसाधन उपलब्ध कराया जाए, तभी ये संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं शिक्षा को लेकर और लोगों के रहन सहन को लेकर। बहुत से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे ये जो समस्या है असमानता की, जो भारतीय बाहर जाके झेल रहे हैं, विदेशों में झेल रहे हैं, वो कम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं और ज़्यादातर हम देख रहे हैं ऐसी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं। असमानता हम भारत देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच देखे हैं, लेकिन भारतीयों के साथ, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, भारतीयों के साथ विदेशों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय बाहर जाते हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन वास्तव में उनके साथ वहाँ पर दुर्व्यवहार होता नजर आता है। इसके लिए भारत में बहुत से ऐसे कदम उठाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे शिक्षा को लेकर सुधार अगर हो गया तो शायद ये परेशानी जो है वो भारतीयों के लिए कम होती नजर आए। साथ ही साथ बहुत से ऐसे कदम हैं जिससे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं कह सकती हूँ जो युवा हैं, उनकी जीवन शैली में सुधार आ सकता है और वो भारत देश से बाहर जाने की जो सोच रहे होंगे, जो चाह रख रहे होंगे, वो कम हो सकती है, क्योंकि भारत में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। तो बहुत से ऐसे कदम हैं जो उठाने ज़रूरी हैं और उस कदम को उठाने के बाद ये सारी समस्याओं का निराकरण और हल एक साथ निकल सकता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़।